रात 9:30 बजे। इंटरनेट आईटी के दौर की रहनुमाई करने वाली तकनीक है। इंटरनेट आपस में जुड़े नेटवर्कों का एक आलमी नेटवर्क है जो खास तौर पर वायरलेस इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन फराहम करता है। हालांकि इंटरनेट को पहली बार 1969 में मुतारिफ कराया गया था, लेकिन ये 1990 की दहाई में आम लोगों के लिए दस्तयाब हो सका। उसके बाद से इसका इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से फैल गया और आज के दौर में वायरलेस इक्विपमेंट्स के तकरीबन 7 बिलियन सारिफ हैं जो इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में तकरीबन 7.7 अरब लोगों और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के महदूद इस्तेमाल के साथ ये कहना अब गलत नहीं है कि पूरी इंसान बिरादरी इंटरनेट से जुड़ गई है। हालांकि अवेलेबल बैंडविड्थ, इसके इस्तेमाल की स्पीड और लागत में फर्क है। ये माना गया है कि आज मौजूद सभी जानकारी का तकरीबन 95% हिस्सा डिजिटल कर दिया गया है और इंटरनेट के जरिए से आसान भी बना दिया गया है। इंटरनेट ने मुआसलात, मालूमात के साथ साथ समाजी राब्ते को मजबूत बनाने में भी इनकलाबी तब्दीली पैदा कर दी है। हालांकि सभी अहम तकनीकी तब्दीलियों की तरह समाज पर इंटरनेट के मुस्बत और मनफी दोनों असरात मुरत्तब हुए हैं। मौजूदा दौर में नौजवानों पर इंटरनेट और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ने बहुत असर डाला है। न सिर्फ नौजवान बल्कि नौ उम्र बच्चे भी अब सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके मनफी यानी नेगेटिव असरात बच्चों और नौजवानों पर पड़ रहे हैं और ये अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कानून है, लेकिन नौजवानों और बच्चों के जरिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर गुजारा जाने वाला वक्त, उनके जरिए देखा जाने वाला कंटेंट, सोशल मीडिया के तहत उनके राब्ते में आने वाले लोग और सही व गलत इश्तिहार, ये ऐसे मसाइल हैं जिन पर संजीदगी से गौर करने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने नौजवानों की सलाहियत और काबिलियत के साथ साथ उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। आज की पेशकश में माहिरीन के जरिए इस मसले पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी और साथ ही वो अपनी सलाह और मशवरे से आपकी रहनुमाई भी करेंगे। अपना मुल्क अपना आइन, ताकत संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। पूरी दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन गई है और इसे ग्लोबल विलेज बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया है इंटरनेट ने। आज तमाम जानकारी, तमाम मालूमात हम इंटरनेट के ज़रिए से हासिल करते हैं और लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी बआसानी जुड़ भी जाते हैं। इसी दरमियान सोशल मीडिया ने भी इंटरनेट के एक्सेस के साथ साथ अपना दायरा बहुत तेज़ी से वसी किया है, लेकिन हमारे मुल्क में नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले भी सबसे ज़्यादा नौजवान हैं। ऐसे में नौजवानों पर और ख़ासकर बच्चों पर इंटरनेट और सोशल मीडिया के नेगेटिव असरात को किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से रोका जाए, ये बहुत अहम मौजू बनता जा रहा है। इस अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं मोहतरमा एडवोकेट खुशबू जैन साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं साइबर और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट जनाब अक्षय गारकेल साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले इस अहम मौजू पर मैं खुशबू जी से जानना चाहूँगा कि जब हम इस मौजू की बात करते हैं, इंटरनेट के विस्तार की बात करते हैं, सोशल मीडिया के विस्तार की बात करते हैं, तो आज हमारे मुल्क में जो इतनी बड़ी तादाद यूथ की है, उसको और इंटरनेट के एक्सेस को किस तरह से बैलेंस करना आज के वक्त में ज़रूरी है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स इस चीज़ को जान सकें।
सी अगर आप देखोगे तो हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये एक एडवांटेज है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, और हम इसको रखते भी है कि हमारी यूथ डेमोग्राफी में हमारी यूथ पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है बिकॉज हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है। बट जहाँ इसको सोशल मीडिया से देखें तो सोशल मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया यूटिलाइज हो रहा है वो सिर्फ एक सोशल मीडिया की तरह नहीं रह गया जहाँ पे एक मीडियम है कि आप और मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं या हमारी फ़ोटो डाल सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में थी, अब आप जिस भी तरीके की चीज़ें को ले लोगे वो वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आने लगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, वहाँ से अर्निंग मॉडल हो चुका है, उनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो चेंज हो चुकी है ट्रेडिशनल मोड से। अगर आप देखेंगे तो लर्निंग यानी बिजनेस मॉडल भी जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल लर्निंग शुरू हो गई है। बहुत हमारा जो पूरा पॉपुलेशन है, नॉट जस्ट यंग बट एवरीबडी, सब कुछ वहीं से लर्न करने लगे हैं। न्यूज़ अगर आप देखोगे तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आजकल पढ़ने लगे हैं या पता करने लगे हैं। ये एक मीडियम बन गया है जो हमारी लाइफ का बहुत ही अहम मीडियम बन चुका है हर चीज़ के लिए। तो अब जब ये अहम मीडियम बन जाता है तो अगर उसका कोई किसी टाइप का मिसयूज़ हो रहा है या उस चीज़ को लेकर अगर उसका एक्सेसिव यूसेज हो रहा है तो वहाँ पर आ जाता है कि अब इस यूसेज को लेकर हमें कुछ करने की ज़रूरत है या क्या कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत है या इसको समझने की ज़रूरत है। तो आई थिंक वहाँ पर हमको ये जानने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज हमारा यूथ पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो वो पूरा यूथ पॉपुलेशन डिजिटली इक्विप्ड और इनेबल्ड है। यानी अगर हम देखा जाए तो एक्सेस के साथ साथ हमें जहां उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आपने बताया बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहां हम उसके नुकसान और इसके एक टेक्नोलॉजिकल इसका एडवांसमेंट भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कितना तकनीकी तौर पर हम आगे बढ़े और आज हम कहाँ किस मुकाम पर हैं। इसके लिए मैं बात करना चाहूँगा अक्षय जी से। अक्षय जी, अगर इसको हम तकनीक के माध्यम से समझना चाहें तो आज कितना ईजी हो गया है ये सोशल मीडिया और ख़ास तौर से इंटरनेट के एक्सेस, लेकिन इसके साथ साथ उन जगहों पर पहुंच जाना या उन प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच जाना जो हमारे यूथ को और हम सभी को और ख़ासतौर से बच्चों को भी नुकसान दे रहे हैं। जी देखिए, सोशल मीडिया का जब इजाद हुआ था तब प्योरली एक पिक्चर डालते थे, एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना था और जो उनका दायरा था वो बहुत ही लिमिटेड था। यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी से टाउन में गया, टाउन से फिर सिटीज़, सिटीज़ से करते करते कंट्री और कंट्री से ग्लोबल हुआ। ये शुरुआत थी सोशल मीडिया की। करते करते हमने इसके काफ़ी इसका दुरुपयोग भी देखा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसका जो धीरे धीरे जो वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता गया, उसका टेक्नोलॉजी जो था वो काफ़ी सारी चीज़ें आती गई उसमें। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहा, चैट्स आ गए, वीडियो आ गया, अब तो बिजनेस भी लोग करते हैं सोशल मीडिया पे। आप देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सोशल मीडिया पे आ गया है, स्किलिंग, यूथ स्किलिंग भी आ गया है। अक्षय जी, यहाँ एक सवाल, जैसे आपने कहा कि पहले लोगों को जोड़ा जाता था और एक लिमिटेड इसका इस्तेमाल था। अक्सर हम देखते थे पहले जो भी हमारी इस तरह की सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर हम जितना भी स्क्रॉल करते थे उसकी एक लिमिट होती थी, उसके बाद हम कितना स्क्रॉल करें किसी की डिटेल नहीं आती थी। अगर हमने अपने फ्रेंड्स या अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको देख लिया, अब हम स्क्रॉल करते हैं तो अनलिमिटेड कंटेंट हमारे सामने आता है। क्या ये इसकी कोई वजह है कोई ख़ास, या इसके ज़रिए लोग एडिक्टेड बन रहे हैं, आदी बन रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ का खेल है। एक ये है कि आप टेक्नोलॉजी कितना यूज़ कर सकते हैं और किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरी चीज़ है वो आप अपना मेंटल बैलेंस कितना कर सकते हैं और उस मेंटल बैलेंस में आप कहाँ आपको रोकना है। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इन लिमिट इज़ गुड, एनीथिंग बियॉन्ड द लिमिट इज़ डेंजरस। जी, तो उस चीज़ का कहाँ आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ आपको यूजेज करके उसको साइड में रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। खुशबू जी, जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है, अब आर्टिकल 19(1)(a) की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस की बात आती है। अगर हम लीगल प्लेटफॉर्म की बात करें, लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, तो इस सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करने की हमारे देश में कोशिश की गई है? क्या कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसके ज़रिए इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई कानूनी बंदिश लगाई गई? सी अगर आप देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म्स कोई सोशल कॉज के लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म्स अगर रन कर रहे हैं तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स, बिजनेस बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, उनको भी किसी तरीके से इससे अर्निंग लानी है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए फ्री है, इसीलिए ये फ्लरिश हो रहा है। बट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर ये फ्री है तो ये फ्री है क्योंकि ये आपका जो डेटा है इसको यूटिलाइज़ करते हैं। आपको ये जो फ्री माध्यम प्रोवाइड किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इससे वो किसी तरीके से तो कमा रहे हैं और वो है आपके डेटा से। हम AI को देख चुके हैं कि AI कैसे आ चुका है। तो ये AI
LLMs के ऊपर आया है, ये सारा जो डेटा है हमारा ये यूटिलाइज करके ये बना है। तो उसको देखते हुए और वो जिस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स अब डालने लगे हैं, आपके लिए तो फ्री है बट एडवर्टाइजर्स के लिए डालने लगे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने ये डेटा हमारा जा कैसे रहा है? एक बड़ा सवाल है, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि हम लोग तो अपने देखा जाए अपना एक सेल फोन यूज़ कर रहे हैं या अपना एक पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा डेटा कहाँ किस तरह से जा रहा है, मैं चाहूँगा आप इस पर भी रोशनी डालें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम सबको एक सेंस ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली जो बात है वो आ चुकी है। हम एक इन्फोडेमिक एज में जी रहे हैं, तो हम जिस जगह पर है, हम जिस एज में अभी हम जी रहे हैं, जिस समय पे हम हैं, उस समय पे हम सबको सब कुछ इंटरनेट पे डालना है, हम सबको इंटरनेट की दुनिया पे रहना है और हमें लगता है इससे क्या खतरा है। तो आप और मैं भी प्लेटफॉर्म्स पे जाके चीज़ों को लाइक करते हैं, वहाँ पे जाके ब्राउज करते हैं, वहाँ पे जाके चीज़ों को देखने लगते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिस डेटा को वो लोग कैप्चर करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। डेटा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड या आपका किसी तरीके का आइडेंटिटी प्रूफ अगर चला गया या आपका एड्रेस चला गया। डेटा का मतलब होता है आपने किसकी पिक्चर लाइक की, आपका यूजुअल पैटर्न क्या है, आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है। तो ये सारा जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, फॉर AI के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये यूटिलाइज हो सकता है और अगर कंबाइन करके इसको यूज़ करें तो इसका यूसेज अनइमेजिनेबल है। आप कह रही हैं हमारा डेटा जो है वो मुस्तकिल तौर पर कंपनीज के पास जा रहा है और सरकार कानून लेकर के आई है DPDP एक्ट, तो क्या अभी हमारा कानून पूरी तरीके से लागू नहीं है या अभी हम डेटा को अपने पूरी तरह से सेव नहीं कर पा रहे हैं? किसी बताएं। नहीं, हमारी ना डेटा को लेकर एक ही चीज़ होती है कि अगर आप कानून की बात करोगे तो ये बात होती है कि डेटा का यूसेज, डेटा का परमिशन कितना है, या फिर अगर मेरा डेटा है तो उस पर मेरा राइट है या मेरा राइट नहीं है। तो उसको लेकर तो हमारा कानून आ गया है जो DPDP एक्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो वो एक्ट यही बोलता है कि आपका डेटा तो आपके राइट्स, आपकी ओनरशिप। तो वो ये कहता है कि प्लेटफॉर्म्स को तो रन करना होगा, कंपनीज को रन करना होगा, तो डेटा के बिना तो नहीं कर पाएंगी। तो वो डेटा आप दे सकती हैं अगर आपको वो बताएं कि वो डेटा का यूसेज कहाँ पे करेंगे। वो डेटा का यूसेज के बाद में आप अगर नहीं चाहती है वो डेटा को कंटिन्यू करना तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी परमिशन वापस लेना चाहती हूँ, तो वो आपका डेटा डिलीट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा लिमिटेड पर्पस के लिए रहे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जो एक राइट होता है ना कि मेरा डेटा है तो मेरा से होना चाहिए, वो आ गया है। बट ये नहीं बोला गया कि डेटा को यूटिलाइज नहीं कर सकता, बिकॉज आज की दुनिया में हम जब है तो बिना डेटा के कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी सरकार, कोई भी कंट्री नहीं रन कर सकती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं जो आपकी सोशल मीडिया वाली बात पे आ रही थी, वो सोशल मीडिया का बात ये था कि ये अपने बिजनेस मॉडल के साथ चलते हैं। बट हमने जो देखा कि सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ गया है और इसका इम्पैक्ट इतना हो चुका है कि जो हमारे पहले के आइडियल्स थे वो आइडियल्स अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। जब हम पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं। हमारे सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई है। तो यहाँ पे कंट्रोल की जो ज़रूरत की मैं बात कर रही थी वो ये बोल रही थी कि आपको जो अब सरकार को इसमें एंटर करके ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे बिजनेस का हित है। सोशल मीडिया ये नहीं देखेगी कि इम्पैक्ट यूथ पे किस तरीके का हो रहा है, या फिर अगर वो गलत इम्पैक्ट हो रहा है तो मैं कैसे उस इम्पैक्ट को ना होने दूं, क्योंकि उसका बिजनेस इंटरेस्ट पहले है। पर अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्री में सरकार का इंटरेस्ट है कि वो कैसे यूथ को ग्रो करने दे। जब हमारी पॉलिसीज आती है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, यूथ मिनिस्ट्री, वो चाहती है कि हमारा यूथ स्किल्ड हो, हमारा यूथ सही डायरेक्शन में जाए और किस तरीके से अपने पोटेंशियल पे जाए। तो वहाँ पे ये चीज़ आने की ज़रूरत है कि किसी तरीके से वो इंटरसेक्शन आ जाए जहाँ पे हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा राइट टू चूज कि हमें इंटरनेट पे कितनी देर रहना है, नहीं रहना है, सब कुछ बैलेंस रहे हमारे साथ। लेकिन जहां हम इन तमाम बातों को करते हैं वहां हमें ये भी ध्यान रखना होता है। मैं अक्षय जी से जानना चाहूँगा कि जहां हम यूथ को टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी साइकोलॉजी पर इसका कितना असर पड़ रहा है? जी देखिए, साइकोलॉजी पे तो काफ़ी असर पड़ रहा है। अगर हम कोई स्टैटिस्टिक्स देखें तो 9 में से 10 घर में इंटरनेट और सोशल मीडिया हैं, और जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे यूथ हैं, जो भी परिवार का मेंबर्स हैं, उनका काफ़ी हद तक जिसको कहते हैं सिंड्रोम, डिजिटल सिंड्रोम, वो हो रहा है। इसमें एक शब्द था जिसको कहते हैं फैंटम वाइब्रेटिंग सिंड्रोम। जी, फैंटम वाइब्रेटिंग सिंड्रोम क्या होता है? वाइब्रेटिंग सिंड्रोम जो होता है कि आपके मोबाइल पे कोई अलर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हर 2 मिनट में आप फ़ोन उठा के चेक करते रहते हैं कि कुछ आया तो नहीं। हमें लगता है कि मोबाइल पर शायद कोई मैसेज आया है, कुछ है। जी, ऐसे साइकोलॉजिस्ट काफ़ी सारे सिंड्रोम के बारे में चर्चा करते हैं, और इस पे बाकायदा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है यूथ की, और यूथ की ही नहीं, एडल्ट्स की भी होती है। काफ़ी एडल्ट्स भी हैं जो इस चीज़ में घिरे हुए हैं, और कहाँ रुकना है हमें
वो बहुत ज़रूरी है। जी, उस काउंसलिंग के अंदर क्या समझाया जाता है यूथ को? मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी कुछ पॉइंट्स जान सकें कि जब इस तरह की काउंसलिंग होती हैं तो उसके अंदर क्या पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर चर्चा की जाती है, जिन्हें समझाया जाता है। देखिए, अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। हमने देखे बच्चे जो नींद में सो रहे होते हैं उनके हाथ चल रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, ये एक सिंड्रोम है। बाकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं साइकोलॉजी। खैर मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जो जहाँ तक हमने देखा है वो है कि देखिए काउंसलिंग होती है, कहीं कहीं जगह पे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी कि मोबाइल एक हद तक हटा दिया जाता है बच्चों से, टाइमिंग दी जाती है, आप 2 घंटा 3 घंटा दिन में यूज़ कीजिए, 6 घंटा 7 घंटा मत कीजिए। बहुत बारी क्या होता है, हमने ये भी देखा है कि लेकिन कुछ रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं कि जो बच्चे हैं, यूथ हैं, 6 से 7 घंटे डेली अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 2000 बार तकरीबन अपने मोबाइल को टच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये किस तरफ हमारा जो यूथ है वो जा रहा है? और अगर मैं इसके नेगेटिव उसकी बात करूँ कि जो असरात पड़ रहे हैं, तो वो किस किस हद तक हमारे यूथ को मुतासिर कर रहे हैं? मैं चाहूँगा इस पर भी आप रोशनी डालें और उसके बाद यही सवाल खुशबू जी से भी। जी देखिए, इसमें क्या होता है कि हदें तो काफ़ी पार हो चुकी हैं। हमने देखा है कि बच्चे और नस्ल भी काफ़ी हद तक गलत राह पे जा रही है। जहाँ तक कि सवाल आता है कि यूज़ करने, इंटरनेट यूज़ करने की बात है तो पोर्नोग्राफी वगैरह देखना, फ्रेंड्स के साथ गलत वो करना, अपनी पढ़ाई छोड़ के और भी 10 चीज़ें करना जो कि यूज़फुल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, डिस्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं जी, वो सारा प्रॉब्लम्स है। और ऑफ कोर्स शिकार बनना, क्योंकि गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है अब। जी बहुत बड़ी। गेमिंग के एक बड़ा एक सेक्टर हमारे सामने आया है गेमिंग का, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ खुशबू जी से भी मैं इसी सवाल पर जानना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं, ख़ासतौर से जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा एक चिंता का विषय है। वो बहुत ज़्यादा तशवीश में है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, ऐसे ही जवान भी हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या कुछ हिदायत हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगी कि जिसके ज़रिए वो इस पर कंट्रोल रख सकें, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी इस बीमारी से बचा सकें जिसके वो मुतासिर हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकता है उनके लिए? हम उस एज में हैं, मैं फिर से बोलूँगी, जहाँ पे यूथ को ज़्यादा पता है इंटरनेट के बारे में रैदर देन पेरेंट्स, तो कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, बट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एक ही गुजारिश रहती है पेरेंट्स के साथ में कि आप अपने आप को ये ना करें कि अरे ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तो सोशल मीडिया है, हम इन सब से चीज़ों से दूर रह रहे हैं या हमें इसमें नहीं आना है, या एज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आप अगर आपके बच्चे हैं या आपका यूथ आपके घर में जो है वो कुछ इस एज ग्रुप में है जो यूथ की कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद वो सारी चीज़ें करें, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आएँ जिन प्लेटफॉर्म्स आपके बच्चे इनको यूज़ कर रहे हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, डिस्कॉर्ड या इन टाइप की जो चैट रूम्स होती है वो हो गई। आप अपने आप को वहाँ पर लेकर आएँ, आप खुद भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होएं, अपने बच्चों के साथ में, यूथ के साथ में इन्वॉल्व हो, ताकि आप समझ पाएंगे कि किसी तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, कोई प्राइवेसी सेटिंग्स इस तरीके की तो नहीं है जिससे हानिकारक हो सकता है, कोई ऐसी तो चीज़ें नहीं है जिससे बाद में जाके ये ब्लैकमेल होने लगे, या कोई इस तरीके का तो कंटेंट नहीं चलता है जिससे साइकोलॉजिकली वो बच्चा डाउन हो जाए या फिर उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ें आ जाए। तो आपको उन प्लेटफॉर्म्स पे आना बहुत ज़रूरी है जो प्लेटफॉर्म्स या जो टेक्नोलॉजी आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं। जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से है। प्लस आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि रोज़ नए रूल्स और नए लॉज आ रहे हैं, सरकार भी इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित है और रोज़ नए लॉज आते हैं। 2021 के रूल्स आए, उसके बाद में और रूल्स आए जहाँ पे इस जो इंटरनेट की दुनिया है इसको बहुत सेफ बनाया जाए। तो आपको ये जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसको लेकर हमारे क्या लॉज है। अपने बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि राइट टू प्रिवेसी होता क्या है, अगर आपने कोई कंटेंट शेयर कर दिया है तो उसका क्या मतलब होता है, उसको लेकर अगर डाउन करना है तो किस तरीके के मैकेनिज्म्स है। इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके उनकी खुद की भी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, ताकि अगर कोई मिसहैप होता है तो आप जान लें। हम कभी भी ड्राइविंग करते हैं तो हम सारे नॉर्म्स लड़ने की कोशिश करते हैं, हम किसी घर में शिफ्ट होते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट डॉक्टर कौन सा होगा, इमरजेंसी में हमने कहाँ क्या करना है। तो जब आप प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी देख कर रखें अपने पास में, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत एसेंस होता है। अगर कुछ हो गया तो टाइमली अगर आप एक्ट करते हैं तो बहुत सही चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना, और एक बार करने से खत्म नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली एंगेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसके जरिए ये भी देखें कि किस तरह से साइबर क्राइम का दायरा बढ़ा है, तो उसमें हमें ये भी देखना होगा कि ना सिर्फ प्राइवेसी, बल्कि कहीं ना कहीं बच्चे या यूथ ऐसा ना हो कि वो क्राइम की तरफ या किसी जुर्म का शिकार हो जाएं। यहाँ मैं अक्षय जी से जानना चाहूँगा किस तरह से
ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ और ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करने वाले हमारे नौजवान और बच्चे क्राइम की तरफ चले जाते हैं? मैं चाहूँगा आप उस पर थोड़ी रोशनी मैं ज़रूर इसके 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, बट ये सवाल के जवाब के पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा ज़रूर, पिछले ज़रूर, ज़रूर। पॉइंट पे। जैसे स्कूल में गर्ल चाइल्ड्स को सिखाया जाता है व्हाट इज़ द राइट टच एंड रॉन्ग टच। जी, गुड टच और बैड टच हम बैड समझाते टच हैं। सिखाते हैं बच्चियों जी। को। उसी तरह बच्चों को व्हाट इज़ द राइट डिजिटल टच एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग डिजिटल टच ऑल्सो शुड बी टॉट। बहुत खूब, बहुत ज़रूरी। ये बहुत ज़रूरी है। और ये पेरेंट्स जब तक अपने आप को सेल्फ अवेयर नहीं करेंगे, हम एज पेरेंट्स बोलते हैं कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन है तो हम अब क्या सीखेंगे इस एज में, वो एटीट्यूड गलत है। हमें साइकोलॉजिकली पहले पेरेंट्स को ट्रेन करना है कि नहीं, आप जितना बच्चा आपका देख रहा है आज के तारीख में, आप भी आज की तारीख में उसी तरह अपने आप को अवेयर कीजिए, टेक्नोलॉजी अवेयर कीजिए। बस ये पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था। जी, जी। अभी आपका सवाल जो है साइबर क्राइम के ऊपर, जी, किस तरह हमारे नौजवान जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए क्राइम की तरफ जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे अलग अलग किस्म के साइबर क्राइम हो रहे हैं। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग। बहुत बारी क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल दूंगा। 10th स्टैंडर्ड की बच्ची थी, और उसके बाद उसका इंस्टा हैक कर दिया, फेसबुक हैक कर दिया, और गलत किस्म की पिक्चरें डालने लग गए और गलत किस्म के मैसेजेस आने लग गए। अब वो 10th में वो पढ़ नहीं पा रही थी, शी वॉज गेटिंग मेंटली डिस्टर्ब्ड, क्योंकि ये सारी घटनाएं हो रही थी। बाद में जब साइबर एक्सपर्ट्स ने इसको ट्रैक किया तो पता चला कि ये जो हैकर था वो कोई नहीं बट उसके ट्यूशन क्लास में था। और जब आगे चल के और इन्वेस्टिगेट किया पुलिस ने तो पता चला कि उसके पेरेंट्स उसको बोलते थे कि भाई देखो, ये बच्ची 10 में इतने अच्छे नंबर ला रही है, तुम क्या कर रहे हो। जी। और उसी को साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके ये कदम उठाया गया। तो फिर उसके बाद पेरेंट्स की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करी गई और उसके बाद बच्चे की। तो ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल था ड्रग्स में बच्चे पड़ जाते हैं। गेमिंग का एग्जांपल मैंने दिया। आप 4 लेवल 5 लेवल पार कीजिए, 6ठे लेवल पे आपके साथ चैट होगी, उसके बाद आपको ल्योर किया जाएगा कि हम आपको इससे बेटर गेम्स में डालेंगे, आपको इतना प्राइज मनी देंगे, आप फिर उससे गलत काम करवाते हैं। तीसरा एग्जांपल ये है कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, करते करते प्यार हो जाता है या जो भी होता है, और उसके बाद फिर इलिसिट पिक्चर्स होती है, फोटोज खींच के ब्लैकमेल किया जाता है। बाद में पता चलता है कि दूसरे साइड पे हम उम्र नहीं था, बच्चा नहीं था वहाँ पर। बच्चा नहीं था, कोई 30-40 साल का नौजवान था जो हैकर था और ये सारे काम कर रहा था। फिर हमें बहुत सारे, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं वो सामने वाला भी वही हो जिससे वो बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी उसमें कहीं चेंज हो सकता है। जी, अगला भी आप कुछ बताना चाह रहे थे, वो भी मैं चाहूँगा कि किस तरह से और भी तरीके एक और एग्जांपल है, वो है स्ट्रे क्लिकिंग कहते हैं जिसको, या स्पेयर या फिशिंग एक्सरसाइज कहते हैं, कि आपको एक लिंक भेज दिया है, कोई अच्छी सी चीज़ बता दी करने के लिए, आपने लिंक पे क्लिक कर लिया, ये सोच के कि भाई आपका फ़ायदा होगा, आगे क्लिक करते चले गए और सॉफ्टवेयर लोड हो गया आपके फ़ोन पे, जितने इंटरनेट के पासवर्ड थे, जितने भी इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड थे, सारे चोरी हो गए और सडनली आप देखते हो कि पैसा निकल गया अकाउंट से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव है और हमें एज सिटीजन्स वी हैव टू, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि नो लिंक ऑन दिस प्लैनेट इज सेफ एंड वी शुड वर्क विथ समथिंग कॉल्ड एज जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट का ये मतलब होता है कि किसी को ना ट्रस्ट कीजिए रियल वर्ल्ड पे जिसको कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और हर एक चीज़ को हर टाइम वैलिडेट कीजिए। अगर कोई सामने से आपको लिख भी रहा है कि मैं आपकी स्पाउस हूँ या मैं आपका हस्बैंड हूँ या मैं आपकी मदर हूँ या मैं आपके फादर हूँ, उनसे फ़ोन उठा के बात कीजिए कि क्या आपने ये मैसेज डाला है। जी, ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं और जिस तरह सोशल मीडिया ने अपना दायरा बढ़ाया है, उसके साथ साथ बहुत सारे मार्केट्स में इस तरह के प्रोडक्ट्स आ गए कि आप घर बैठे, खुशबू जी, इतना कमा सकते हैं, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मैं चाहूँगा आप उस पर रोशनी डालें कि किस तरह लोग इस जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद उनके साथ काफ़ी हद तक इस तरह के जुर्म हो जाते हैं, क्राइम हो जाते हैं। जी, जैसा अक्षय जी ने बोला कि इंटरनेट की दुनिया पे आप किसी को ट्रस्ट ना करें। कोई अपना भी है, कोई बेनिफिट भी दे रहा है, कोई अगर आपको 2 बार बेनिफिट दे चुका है तो तीसरी बार वो बेट होता है आपके लिए। जब भी आप देखते हो इंटरनेट पे तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वो ट्रस्ट लाने के लिए जो वो बोलते हैं वो आपके लिए कर देते हैं। तो एक बार आपको बेनिफिट मिलेगा जो उन्होंने प्रोमिस किए हैं, दूसरी बार मिलेगा तो आपका ट्रस्ट इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद में आप लीनियंट हो जाते हैं इंटरनेट की दुनिया पे, और आप उन पे फिर जो होता है आप उनकी
शिकस्त में आ चुके होते हैं। तो ये जो तरीका है, ये उनका एक तरीका है, तो इसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि इंटरनेट पे कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट के सिर्फ नेगेटिव यूजेस है, इंटरनेट के बहुत पॉजिटिव यूजेस भी है, पर आप जब रह रहे हो तो आप सतर्क तरीके से रहो, अपने आप इस चीज़ को देखो कि ये किस चीज़ से कैसे और कहाँ हो रहा है। तो जो आप रियल वर्ल्ड में चेक करते हो, उसी तरीके से आप इंटरनेट की दुनिया पे भी चीज़ों को चेक करो, उसको आप ऑफलाइन मोड पे जाके चीज़ों को चेक करो कि अगर कोई, जैसे कि ट्रेडिंग ऐप्स को बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे जितने यंग्स है, जितने यूथ है, वो बहुत हुक हो गए, बिकॉज ट्रेडिंग एक तरीके का ये है कि किस तरीके से करना है, तो ट्रेडिशनल मोड में नहीं, ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, बहुत सारी डिफरेंट करेंसीज में ट्रेडिंग हो रही है, तो वो वहीं पे हुकअप कर जाते हैं। तो जो आप वहाँ कर रहे हो, तो आप उसको ऑफलाइन जाकर देखो कि इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे देखो कि क्या वो एंटिटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या वो एड्रेस उनका वो जगह पर है या नहीं है, या फिर अगर वो बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर दे रहे हैं या टू गुड टू बी ट्रू वाले ऑफर्स दे रहे हैं, तो ये ऐसे ऑफर्स बहुत डाउटफुल होते हैं। या तो ये आपको दे भी रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कोई साजिश होगी और आप उस साजिश के शिकार हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो होता है, जैसे बहुत सारी ऐप्स होती है जहाँ पे बहुत एग्जाम्पल्स, अगर आप गेमिंग के एग्जाम्पल्स देखोगे तो वो उनको हुक करने की कोशिश करते हैं। लोन ऐप्स आ जाती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, फिर इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा वो हो गया और हमने देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है और सही भी है, चल भी रही है, बट अगर आप देखोगे तो इसी का बेनिफिट्स क्रिमिनल्स लेने लगते हैं, इसी का बेनिफिट्स दूसरे जो स्टेट कंट्रीज है जो हमारी कंट्री को हर्ट करना चाहती है या किसी तरीके से वो करना चाहती है, तो वो इसका बहुत बेनिफिट्स लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में वो इस तरीके का कंटेंट डालते हैं कि हमारा जो यूथ है वो पॉजिटिव इसमें जाने की बजाय नेगेटिव इसमें चला जाए और पैसे बहुत मिलने लगते हैं आपको कंटिन्यूसली। मतलब पैसे का जो लालच दिया जाता है, उस लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे पहला तरीका यही होता है कि पैसे का लालच देकर यूथ को सबसे पहले अपने साथ शामिल किया जाए और उसके बाद वो उनकी अपनी शर्तें और उनके अपने जो झांसे होते हैं उसके अंदर वो फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, इसके साथ साथ हम प्राइवेसी को भी समझने की कोशिश करेंगे, डेटा प्रोटेक्शन को भी समझेंगे और हैरासमेंट का जो एक बड़ा लंबा एक सिलसिला इस पर चलने लगा है, डिजिटल अरेस्ट, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से वक्फे का, बहुत जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया के फ़ायदों के साथ साथ उसके नुकसानात भी हमारे नौजवानों और हमारे बच्चों को मुतासिर कर रहे हैं। इसके ऊपर एक सवाल हमने जो पहले बातचीत की थी कि किस तरह से क्राइम और जुर्म का ये शिकार होते जा रहे हैं हमारे नौजवान। बहुत सारी जो उनकी कैटेगरीज़ हैं वो सामने आई। यहाँ मैं खुशबू जी से जानना चाहूँगा, पेशे से वकील हैं, कि अगर इतने सारे क्राइम हो रहे हैं इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर और हमारा यूथ उनका शिकार हो रहा है, कानून क्या है? अगर हमारा व्यूवर ये जानना चाहे कि उसको किन किन कानून से राहत मिल सकती है, वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जब कहीं फंस जाए तो क्या करे, तो उसके लिए कानूनी चाराजोई, कानूनी रास्ते क्या हैं? जी, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, ये गोपनीयता, जो राइट टू प्राइवेसी है, इसका बहुत मिसयूज़ करते थे। तो ये बताते नहीं थे इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर किसी ने कोई क्राइम आपके खिलाफ किया है या कोई यूथ इस क्राइम को लेकर उसके साथ कोई क्राइम हो चुका है तो किसने उसके साथ ये क्राइम किया है। ये गोपनीयता का बहुत बड़ा रोल था प्लेटफॉर्म्स के पास में। तो हमारे जो लॉज है वो ये कहते हैं कि जो आपका प्रिवेसी है, राइट टू प्रिवेसी है, वो आपका फंडामेंटल राइट तो है, पर जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, जहाँ पे हमारे जो लॉज हैं उनको एनफोर्स करने की बात आती है, जैसे कि कोई क्राइम हो गया तो अब उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना होगा, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है अब इन सबको शेयर करना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म पे जैसे कि कोई भी क्राइम हो गया, आप उठा लें कि किसी के साथ में इम्पर्सोनेशन हुआ है या आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है, किसी यूथ की किसी ने और आइडेंटिटी बना ली है और उसका मिसयूज़ हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो गया, या फिर बाकी जो हमारे क्राइम्स है जैसे कि ड्रग्स को लेकर, या फिर कोई बड़ा रैकेट चल रहा है इन प्लेटफॉर्म्स पे जो लोगों को ले रहे हैं, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ टेररिस्ट की भी होती है कि यहाँ से ये लोग माइंडसेट चेंज करके टेररिस्ट को लेते हैं, या फिर कुछ इस टाइप के मतलब ब्रेन वॉश करते हैं, बिल्कुल ब्रेन वॉश करते हैं, या फिर इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो पब्लिक ऑर्डर को बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो सारी सिचुएशंस है इन पे
अब जिस तरीके के कानून हमारे पास सारे हैं कि अगर आप देखेंगे तो थेफ्ट है, अगर कम्युनिटी में लेकर कोई अप्रोच हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, तो हमारे पास में आईपीसी में प्रावधान है, हमारे पास में आईटी एक्ट में प्रावधान है, डिफॉर्मेशन को लेकर हमारे पास प्रावधान है। तो ये जो सारे प्रावधान हैं इनको एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमारे पास में नए रूल्स है जो है 2021 के इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल्स। जी, ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं? ये गाइडलाइंस कहती है जो ये प्लेटफॉर्म है ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है। बाकायदा अगर वो जिसने ये चीज़ की है उसको अगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या सरकार मांगती है कि आप ये डिटेल दें, या कोर्ट ऑर्डर से ये चीज़ें मांगती हैं कि किसने ये पोस्ट डाली, या किसने ये कम्युनिटी फॉर्म की, या किसने ये प्लेटफॉर्म बनाया, या किसने ये चीज़ की, तो उसकी आइडेंटिटी बताना बहुत सख्त ज़रूरी है। अगर वो आइडेंटिटी बताए उसके बाद में जो हमारे लीगल प्रोविजंस है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। तो ये जो थी ये बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो प्लेटफॉर्म पे होने लगी है कि क्राइम को पकड़े नहीं पकड़े जो भी चीज़ है, बट एक बार जब प्लेटफॉर्म को लेकर हल्ला मचा सकते हैं, जैसे अगर किसी की इमेज को मलाइन करना है या फिर किसी का माइंडसेट चेंज करना है, किसी एक कम्युनिटी या किसी एक कंपनी के खिलाफ माइंडसेट चेंज करना है, किसी एक इंसान के खिलाफ माइंडसेट चेंज करना है, या फिर कोई पर्सनल पिक्चर्स किसी की डालकर उसके साथ में बदला लेना है, तो ये हो गया। उसके बाद में तो अब खत्म हो गया, आप सॉरी बोलकर या तो कंटेंट को हटा दें या फिर भूल जाएं। तो उसको लेकर भी यहाँ पे बोला गया है कि आपको इमीडिएटली टाइम को लेकर आपको ये कंटेंट को हटाना पड़ेगा। अगर कोई हीनियस क्राइम है जिसमें 5 साल से ऊपर की सज़ा है, उसमें आपको ऑन इन बिटवीन 24 आवर्स एंड 12 आवर्स की जो कैटेगरी है उसमें आपको इस कंटेंट को हटाना सख्त ज़रूरी है, ताकि ये और लोगों के पास ना पहुंचे। और उसके बाद में जिसने डिलीट भी किया है उसके बाकायदा आप उसके बाद भी हमको उसकी डिटेल्स दें और उसके ऊपर फिर कार्रवाई शुरू हो, तो प्रिजर्वेशन नोटिस, टेक डाउन नोटिस, ये सारे प्रोविजन आ गए हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म करें। तीसरी चीज़ जो आई है इन गाइडलाइंस में वो ये बोली गई है कि इन गाइडलाइंस को खुद को एक ग्रीवियांस रेड्रेसल मैकेनिज्म डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये इस पे हुक है, तो आप वहीं पे जाकर अपनी कंप्लेंट कर दें। तो इनको ये हर महीने पब्लिश भी करना होगा कि कितनी कंप्लेंट्स आई, उसमें उन्होंने कितना एक्शन लिया और कितना एक्शन नहीं लिया। क्या अभी कुछ आंकड़े इस तरह से आए हैं हमारे सामने, जैसे आपने कहा कि हर महीने उनको ये डेटा डालना होगा कितनी कंप्लेंट्स आई, क्या अभी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो रही है या अभी बाकी है इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और इनको पब्लिश करना होता है, और ये पब्लिश्ड है। आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे तो वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि हमें कितनी रिक्वेस्ट आई, कितनी रिक्वेस्ट पे हमने कितना टेक डाउन किया, और ये कंट्री वाइज करते हैं। ये बाकी कंट्रीज में तो कर ही रहे हैं, हमारी कंट्री में भी अब करने लगे हैं, तो ये खुद भी पब्लिश करते हैं इस चीज़ को लेकर। और अगर नहीं करते हैं तो जो हमारे उसके बाद में प्लेटफॉर्म होता है इसको लेकर आप अपील कर सकते हैं। तो वो अपीलेट बोर्ड के पास में भी पावर है कि वो इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं या इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर ये एक्ट नहीं करते हैं इसके बाद में भी, तो इनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कोई और क्राइम में अकम्प्लिस होता है, तो ये भी अकम्प्लिस है और इनको भी उसी तरीके से एफआईआर में इंक्लूड किया जाएगा। जो प्रोटेक्शन है इनके ऊपर, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, वो इनसे छीन लिया जाएगा। तो खुशबू जी, नई टर्मिनोलॉजी, नए शब्द सामने आते हैं। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ समय में एक शब्द सामने आया है, डिजिटल रेप। आखिर वो क्या है, किस तरह से जो हमारे यूथ हैं उनको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो आते हैं तो इस तरह के शब्द उनको सताते हैं, उनको डर लगता है कि ये कुछ क्या हो रहा है। मैं चाहूँगा आप इस पर भी रोशनी डालें ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जान सकें इसके बारे में। ये डिजिटल रेप या फिर वर्चुअल अब्यूज़, इसकी मैं बात करूँ तो ये होता है कि ये जो अभी जब टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो कर रही है, तो हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, हम VR AR टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जो इतने इमर्सिव हो चुके हैं कि आपको लगता है कि आप वो हो, आप रिलेट करने लगते हो या आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी बन जाती है। तो वो इतना एक जो लाइन होती है ना, ब्लर लाइन की, मेरी ये डिजिटल प्रोफाइल है और ये मैं हूँ, ये दो अलग चीज़ें हैं, वो लाइन जो है वो ब्लर हो चुकी है या फिर कहीं कहीं पे तो ख़त्म हो चुकी है। तो आप इतने एंग्रोस हो चुके होते हो। तो वहाँ पर जैसे कि 2 गेम्स हैं, वो गेम्स में अगर 2 लोगों के साथ में कुछ आप गेम खेल रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई आपका डिजिटली असॉल्ट करे या रेप करे, तो उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि इट अपीयर्स कि आपके साथ में ये चीज़ हुई है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये एक केस आया है, अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन में ये केस आया था, जो पहला केस था डिजिटल रेप का। तो ब्रिटिश पुलिस जो थी वो पहली थी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि इसको अभी कैसे टैकल किया जाए या इसको क्या समझा जाए, या फिर बिना फिजिकल कनेक्ट के क्या आप रेप डाल सकते हैं वर्चुअल रेप को। तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेट करके ये माना गया। और अभी बहुत सारे केसेस इसको लेकर आने लगे हैं जहाँ पे वर्चुअल असॉल्ट की बात की जाती है बच्चों के साथ में या फिर टीन्स के साथ में, कि आप या फिर किसी और एज ग्रुप के साथ में। तो ये बहुत बढ़ता जा रहा है, बिकॉज जितना इमर्सिव टेक्नोलॉजी होती जा रही है उतना आप
अपने आप को वहाँ से कनेक्ट और रियल लाइफ में होने लगे, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो क्राइम्स फिजिकल फॉर्म में होने लगे थे, हम रॉबरी और इन सब की तो बात कर ही रहे थे, बट अब जो एक्सट्रीम फिजिकल क्राइम्स है जैसे कि रेप हो गया, असॉल्ट हो गया, वो अब इंटरनेट की दुनिया पे मुमकिन होने लगे हैं। मुमकिन होने लगा है और इससे बचने की और इससे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हमारी ये कोशिश है कि आप जान सकें, आप अवेयर रह सकें कि किस तरह इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या इंटरनेट एक्सेस के साथ आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। हमारी भी ये कोशिश है और मैं अक्षय जी से भी जानना चाहूँगा कि अगर हम यूथ की स्किल्स डेवलपमेंट की बात करें तो इस वक्त ये कितना ज़रूरी है कि अपने यूथ को इस ताल्लुक से स्किलफुल बनाना, ताकि वो इन तमाम चीज़ों से ना सिर्फ बच सकें, दूसरों को भी बचा सकें। जी, मैं इसका जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सा आई टेक 1 or 2 स्टेप्स बैक। जी, आप अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का योजना देखें, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ही वांट्स टू डबल द इनकम ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। जी, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखा है कि काफ़ी सारा इंडस्ट्री जो है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यानी अगर हुकूमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहे बिल्कुल। तो किस तरह से यूज़ करे। जी, मैं चाहूँगा आप आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, आप एग्रीकल्चर फील्ड देख लीजिए, वहाँ पे काफ़ी हद तक सोशल मीडिया का यूजेज हो रहा है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई आप सॉइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप वाटरिंग कैसे कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप नेचुरल रिसोर्सेज बचा सकते हैं, जैसे कि वाटर। कोई सॉइल में पानी की ज़रूरत कम मात्रा में होती है, कहीं पे सॉइल की पानी की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी, तो टेक्नोलॉजी इस चीज़ को आप हेल्प कर सकती है। जी, और वेदर अपडेट हम उनको पहुंचा सकते हैं। वेदर अपडेट हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के डिटेल लास्ट माइल तक पहुंच सकता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूथ को स्किलिंग, पहले क्या होता था कि फार्मर्स एज ग्रुप अलग होता था, अब काफ़ी सारे IIT से बच्चे पास होके एग्री टेक में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है। बाकी भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप मेडिकल फील्ड ले लीजिए, या आप फार्मेसी ले लीजिए, या आप टेक्नोलॉजी फील्ड ले लीजिए। वहाँ पे भी काफ़ी सारा पहले अब देखा आपने कि अभी स्पेस साइंस में गवर्नमेंट ने FDI बढ़ा दिया है। जी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा दिया है। प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा है, लेकिन जहां आपने AI की बात की कि AI के ज़रिए बहुत सारा लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इसी AI के ज़रिए जनरेटेड वीडियोस जो हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंज भी बनती जा रही हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उससे बचने की, अवेयर रहने की ज़रूरत है, और वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए बचा जा सकता है? जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेटिव वीडियो की है डीप फेक की, और डीप फेक काफ़ी हद तक अनपॉपुलर या पॉपुलर, जो वर्ड आप सही समझें वो हो रहा है। और इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो डीप फेक को रिकग्नाइज कर सकता है। मैंने अपने डिस्कशन के बिगनिंग में भी यही कहा था कि आप ट्रस्ट ज़ीरो रखिए। ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई वीडियो ऐसा दिखता है जो थोड़ा सा भी अनरियल हो लेकिन दिखने में बहुत रियल है, तो उसको वैलिडेट कीजिए, ना कि पहले आप रिएक्ट कीजिए। हमने काफ़ी बड़ी कंपनीज में देखा हुआ है, CEOs ऑफ कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट टू देयर CFOs और टू देयर कंपनी पीपल, एंड दे आर स्प्रेडिंग अ सर्टेन मैसेज। अब वो मैसेज में कंपनी में हड़बड़ मच जाती है वो मैसेज सुन के, या CEO मैसेज भेजता है कि भाई 100 पीपल आर गोइंग टू बी फायर्ड। जी, बट वो रियलिटी में है नहीं। अब उस वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो शेयर प्राइसेस पे इम्पैक्ट। दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे ओनर ऑफ द कंपनी कहता है कि भाई इतना इतना पैसा आप ट्रांसफ़र कर दो यही अकाउंट में, जबकि उन्होंने कहा नहीं है डीप फेक वीडियो से। ये सब सोशल मीडिया पे भी पॉसिबल है। जी, और इसी तरीके के कुछ मामला डिजिटल अरेस्ट के भी सामने आते हैं। मैं चाहूँगा उस पर भी रोशनी डालें कि जहाँ उनको लगता है कि बाकायदा एक पूरा ऑफिस बना हुआ है और वहाँ उनके ताल्लुक से एक पूरा ट्रायल चल रहा है, और उनको ऑनलाइन वो तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं जहाँ उनको ख़तरा महसूस होता है, और उसके बाद फिर वो ये बहुत फेमस है आजकल। ये इट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ राउंड्स, बहुत सारे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं साइबर सेल में, कि आपको बोला जाता है कि भाई आपका फलाना पेमेंट पेंडिंग है, आपका पुलिस नोटिस निकल गया है, और आपका अरेस्ट वारंट इज़ राउंड द कॉर्नर। अगर आपको, हमने कंप्लेन ये पुलिस स्टेशन में करी है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हम आपको वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर से या
सब इंस्पेक्टर से कनेक्ट करा देते हैं और बाकायदा वहाँ वीडियो कॉलिंग होती है। वीडियो कॉलिंग में बैकग्राउंड भी पूरा पुलिस स्टेशन का होता है और यूनिफॉर्म में होते हैं लोग और बड़ा जेन्युइन तरीके से इसको दिखाया जाता है कि भाई ये सच्ची में उन्होंने किया। और जो जिनको पता नहीं है वो इसमें बिलीव करने लग जाते हैं कि ये जो हो रहा है सच्ची हो रहा है और ये मुसीबत में आ चुके हैं। मतलब इस तरह से उनको घेरा जाता है कि वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और उसके बाद वो पैसे का लेन देन करते हैं उस मामले को निपटाने के लिए। लेकिन इससे आगे चल करके भी क्राइम के और तरीके हैं जिसके अंदर वो फंस सकते हैं, उसके लिए भी उनको बचने की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका, एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका सामने आ रहा है, जहां हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ नए नए इन्फ्लुएंसर सामने आते हैं और वो कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं, लोग उसको कंज्यूम करने लगते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। मैं चाहूँगा खुशबू जी से कि इस पर रोशनी डालें कि हम कानून के दायरे से इस पर कितना कंट्रोल कर चुके हैं और लोगों को कितना सावधान लेने की ज़रूरत है। ये बहुत ही सही चीज़ की एग्जाम्पल दिया आपने। अगर आप देखोगे तो इन्फ्लुएंसर्स जो है वो हमारी आज की रोज़मर्रा की लाइफ में इतने आ चुके हैं कि एक शैम्पू से लेकर किस करियर में जाना है से लेकर जिस भी टाइप की एडवाइस जो आपको चाहिए वो सारी आपको अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कपड़े पहनने से लेकर सर में तेल डालने तक आप ये देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर क्या कह रहा है। मतलब हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है वो भी यही बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग चल रहा है या इन्फ्लुएंसर का ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर की दुनिया है ये बहुत ग्रो कर चुकी है और इससे अच्छी चीज़ भी थी, बट वहीं पे देखा गया कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज है, क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी कम थी, क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया थी, तो लोगों को लगा कि इसका यूज़ या मिसयूज़ करना बहुत आसान है, तो पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो उसको लेकर हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 उसके अंदर एक और गाइडलाइन आई गई। वो गाइडलाइन जो है 2021 की, वो गाइडलाइन ये बोलती है कि जो एडवर्टाइज़र है उसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंसर है, जो क्रिएटर है, जो ये चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी भी उतनी ही लाइबिलिटी बनती है। उनको भी वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट जिस बारे में वो बोल रहे हैं उससे वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक फेयरनेस क्रीम को लगाऊं और उस फेयरनेस क्रीम को लगा के बोलूं कि इससे 2 मिनट में गोरे हो जाते हैं या 2 बार एप्लीकेशन के बाद में गोरे हो जाते हैं, तो क्या उन्होंने वो लगाया है, इसके बाद में वो चीज़ क्लेम कर रहे हैं? तो जो वो क्लेम करते हैं कि ये मैंने खुद किया है, वो क्लेम कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो ड्यू डिलिजेंस। दूसरा, ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ये बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, तो उनको वहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये पेड प्रमोशंस है, या आप किसी पैसों को लेकर आप इस चीज़ का एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डालना कंपलसरी है कि ये पेड प्रमोशन है जी। तो ये डाले बिना कुछ वीडियोस में हम देखते हैं जहाँ लिखा हुआ था इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं लिखते हैं तब क्या सज़ा है? सज़ा है 10 लाख रुपए, अगर रिपीटेटिव होता है तो 50 लाख रुपए तक जाती है। अगर बहुत ही संगीन या कुछ सिनेरियो है तो वहाँ पर उनको ये डायरेक्शन दी जा सकती है कि आप साल भर तक कोई पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, या आप 3 साल तक कोई पोस्टिंग नहीं कर सकते अगर रिपीटेटिव हुआ। तो अगर आप देखें तो इनकी लाइवलीहुड है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, कि वो इस इंटरनेट की दुनिया से ही कमा रहे हैं, तो उनको इस तरीके का अगर सज़ा दी जाए कि आप साल भर तक नहीं आ सकते हैं, आप 3 साल तक नहीं आ सकते, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया चेंज हो जाती है साल भर में। अगर आप इंटरनेट पे नहीं है साल भर तक, तो आपके फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे, आपकी रीच खत्म हो जाएगी, या फिर जो आपकी लेजिटिमेट कंपनीज है जो आपको यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को करने के लिए, वो आपके पास आने से टकराएंगी। तो ये जो लाइबिलिटी वाला कॉज है ये इन्होंने सबके लिए ले आया है। और अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें भी ऑब्जर्वेशन दी गई है कि इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर लाइबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो आम जनता जो है, जो यूज़र्स है, जो यूथ है, जो इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो उस तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो। लाइक मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो थे, डाइटिशियंस जो थे, उन्होंने एक सोडा को लेकर, जो एक एरिडेटेड ड्रिंक होती है, शुगर ड्रिंक है, उसको लेकर बताया कि कितना सही है। उसी ड्रिंक को लेकर यूएन ने बहुत गाइडलाइंस निकाली थी कि इसका जो कंपोजिशन है शुगर का, ये हानिकारक है। बट उसको लेकर जब वो कंपनीज ने सारे डाइटिशियंस को मिला, तो उन सारे डाइटिशियंस ने बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छा है डाइट के लिए। तो आप और मैं तो यही सोचेंगे कि अगर वो इन्फ्लुएंसर जो डाइटिशियन है और एक नहीं 15 है, तो हम बोलेंगे इस पे बिलीव किया जाए। तो उसको लेकर अगर कोई बिलीव करने के बाद नुकसान उठा जाता है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर के ज़रिए किसी भी चीज़ के इश्तिहार पर वो बिलीव करता है, उसको इस्तेमाल करता है, उसके बाद उसका नुकसान हो जाता है या कहीं उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या इन्फ्लुएंसर भी रेस्पॉन्सिबल होगा कानून के दायरे में? उसे भी सज़ा दी जाएगी या नहीं? नहीं, यहाँ पर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर जो एक बेसिक ड्यू डिलिजेंस है वो एज अ इन्फ्लुएंसर मैंने रखा, क्योंकि मैं जाके तो पूरे इम्पॉसिबल है कि मैं प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं देखूंगी, बट जो बेसिक ड्यू डिलिजेंस होती है उसको लेकर भी अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो मिनिस्ट्री है हमारी, या उसकी जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, तो एक नो हाउ करके
इन्फ्लुएंसर्स नो हाउ करके एक पूरी गाइडलाइंस निकाली है, उसमें बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं जो एज आपको जो ड्यू डिलिजेंस रखने की ज़रूरत है एज ए इन्फ्लुएंसर, उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं पैरामीटर्स कि ये क्वेश्चंस को देखो ताकि आप वो ड्यू डिलिजेंस फॉलो कर सकें। तो वो एक हद तक अगर ड्यू डिलिजेंस रखा है वहाँ तक ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि आप अगर मैंने देखा और मैंने उस चीज़ को लेकर अगर एडवर्टाइज करा तो आप उसको इम्पैक्ट उस तरीके से करते हैं। और लाइबिलिटी अगर नॉलेज है और ड्यू डिलिजेंस नहीं रखा है तो लाइबिलिटी तो इक्वली सबकी होगी। बहुत ज़्यादा बहुत सारे हथकंडे हैं, हर तरफ से देखा जाए तो आप खतरे में हैं। अपने खतरे का ध्यान रखते हुए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं। और हमने एक ब्लॉकचेन भी हमने कही थी ताकि हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं अक्षय जी से भी जानना चाहूँगा कि जब इस चेन को हमने इस्तेमाल किया तो क्या हम इसमें कुछ कामयाबी हासिल कर पाए? देखिए, ब्लॉकचेन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जी, और अगर आप पूरा डेटा प्रोटेक्शन का जो भी पूरा फ्रेमवर्क देखेंगे, उसमें आप क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन है। क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस डेटा को देखते हैं कि इट इज़ सिक्योरिटी वर्सेस कन्वीनियंस वर्सेस द कॉस्ट टू सिक्योरिटी। जी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक्ट आ गया है जी। उसका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आना बाकी है। वो होपफुली जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो डिपेंडिंग ऑन विच गवर्नमेंट कम्स इन वो आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक डेटा जो है इट गोज थ्रू अ लाइफ साइकिल। वाइल डेटा हमने देखा है कि डेटा ग्रो होता रहता है, लेकिन लाइफ साइकिल भी उसकी खुद की होती है, राइट फ्रॉम डेटा क्रिएशन to data usage, to data at storage, to data archival and then destruction of data। because destruction of data में भी जैसे अभी ये नया DPDPA का एक्ट आया है उसमें भी कहा गया है कि भाई राइट टू इरेज, यानी कि मेरा इन्फॉर्मेशन आप अपने एनवायरनमेंट से पूरा इरेज कर देंगे, लेकिन वो कहने के बावजूद थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए रखना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट द एक्ट सेज। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली एंटेल्ड है। बाकी इसके अंदर कौन कौन से एडवर्सरीज हैं जो डेटा हैंडल करते हैं। जी, डेटा मेरा है, मैं कस्टोडियन हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं प्रोसेसर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, बट उसके अलावा मैं शायद एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ। आजकल क्लाउड एडॉप्शन बहुत बड़ा हुआ है जी। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी देखेंगे तो काफ़ी हद तक डेटा क्लाउड पे है जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस डेटा के और क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक VPN को भी समझना चाहेंगे कि VPN किस तरह से सेव करता है, कंट्रोल करता है इस तरह को, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के आप एक्सपर्ट हैं तो मैं चाहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बता सकें। देखिए, VPN इज़ नथिंग बट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जी, यानी कि अगर आप रिमोट बैठे हैं, आप अपने घर बैठे हैं और आप अपने एनवायरनमेंट में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप रिमोटली कर सकते हैं, लेकिन आप रिमोटली करने के लिए आपको सिक्योरिटी की होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप या कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, या आप कोई भी पब्लिक वाईफाई में बैठे हैं तो आप इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं एनवायरनमेंट में रिमोटली कनेक्ट होके, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है। तो इस करके VPN इज़ वन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपको एक टनल देता है, आपको एक सिक्योर चैनल देता है कनेक्ट करके, और वो चैनल आप एक बार एस्टेब्लिश करेंगे उसके बाद आप डेटा ट्रांसफ़र क्या उसके ज़रिए अपनी लोकेशन चेंज की जा सकती है? जिस तरह से बहुत सारे मामला भी सामने आते हैं, क्या ख़तरा, ये थ्रेड भी अपनी जगह इसका बहुत है? जी देखिए, IP मास्किंग, ये सारी टेक्निक्स जो हैं, लोकेशन चेंज करना, ये अभी काफ़ी हद तक यूज़ हो रहा है थ्रू बाय द हैकिंग कम्युनिटी, बट उसके तोड़ भी हैं और उसके टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जहाँ से हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, हम लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड देख सकते हैं कि ये कहाँ से एक्सेस हुआ है। थोड़े दिन पहले हमने दिल्ली में एक हंगामा देखा स्कूल्स में, उस पर किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या था वहाँ पर? यही बात आई थी कि IP एड्रेस जो है वो बाहर का है कहीं का। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि टेक्नोलॉजी से आप ट्रैक कर सकते हैं, अगर ये क्रॉस बॉर्डर निकला तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रीटीज़ क्या हैं या मल्टीलैटरल या यूनिलैटरल ट्रीटीज़ क्या हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ मल्टीपल कंट्रीज टुगेदर। तो वो तो एक है, और उसमें कंसिडरेशंस में इन्वेस्टिगेशन डेटा, उसमें क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन कंट्रीज टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से हुआ, किस लोकेशन से हुआ। फिर उसके साथ पुलिस क्रॉस इन्वेस्टिगेशन और नैबिंग द क्रिमिनल फ्रॉम दैट लोकेशन, वो तो एक आपकी ट्रीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया।
लेकिन अगर देश से ही कोई कर रहा है, अगर देश से कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो लोकेशन ट्रैकिंग, आईपी नहीं भी है, बहुत ये सारा सिलसिला डार्क वेब पे भी बहुत चलता है। और डार्क वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क वेब एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, थ्रेट इंटेलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है, और उसका कोरिलेशन यानी कि ये एक लोकेशन से नहीं आ रहा होगा, ये मल्टीपल लोकेशन से भी आ सकता है। कभी एक थ्रेट एक लोकेशन से दूसरा थ्रेट, दूसरे लोकेशन से तीसरा थ्रेट तीसरे लोकेशन से, तो उसको कैसे ट्रैक करेंगे? तो वो कोरिलेशन करना बहुत ज़रूरी है, और उसको हम ट्रेल ऑफ एविडेंस कहते हैं, या किल चेन जिसको कहते हैं हमारे टेक्नोलॉजी लैंग्वेज में, उसके अंदर हो सकता है। यहाँ एक बहुत हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, हमारे पास एक्सपर्ट जो हैं वो इसके माहिर हैं। तो मैं चाहूँगा कि खुशबू जी से भी जानना चाहूँ, हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, क्या वाकई सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे इस राइट के ऊपर भी कोई असर पड़ा है, जहाँ हम बात करते हैं कि नहीं ये कंटेंट मेरा है, या मैंने जनरेट किया, या फलां ने जनरेट किया, और उसके बाद उसका कहीं नुकसान हो रहा है या कहीं उसकी डुप्लीकेसी होती है? सी अगर आईपी की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो इसको लेकर हर कंट्री की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले ही से वो हमारे लॉज को समझे या ना समझे इन प्लेटफॉर्म्स, पर ये प्लेटफॉर्म्स कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और इन सब को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इनकी खुद की कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आप इंस्टेंटली अगर आप कंप्लेन करेंगे कि ये कंटेंट जो था ये मेरा था, तो उसको वो उसी वक्त टेक डाउन कर देते हैं। यूट्यूब में अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आप किसी और का कंटेंट डालकर या तो बिना कमर्शियल यूज़ के लिए या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। बट अगर आप देखोगे तो ये जो सोशल मीडिया है, नाउ हम एआई की दुनिया में आ गए हैं, और जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो एआई के साथ में आ चुका है कि इतना कंटेंट अब जो आ रहा है, और जिस कंटेंट को आप जिस तरीके से बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारा पूरा आईपीआर की बात करते हो, आप कॉपीराइट की बात करते हो, वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज किस चीज़ को कॉपीराइट कर सकते हैं, क्या कोई मटेरियल आपका जो लेकर अपना एआई डेवलप कर रहा है, क्या वो आपको आपसे परमिशन लेकर करे, क्या पब्लिक सोर्स में जो डेटा है वो कौन सा पब्लिक सोर्स में है, उसको यूटिलाइज करके कोई ले रहा है एलएलएम, ऑथेंटिसिटी क्या है उन डेटा की। तो ये जो आईपीआर की बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे तो ठीक था, बट अब जब अगर आप एआई और अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, तो वहाँ जाकर ज़रूर आईपीआर को लेकर थोड़े डिस्कशंस की सख्त ज़रूरत है। ये आपका ताल्लुक़ अदालतों से रहता है, मैं जानना चाहूँगा कि जब इस तरह के केसेस अदालत में आते हैं, तो उसके निपटारे के लिए या उसके एविडेंस की बात की जाए तो कितनी जल्दी उस पर एक्शन होता है, किस तरह के जो एविडेंस हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है इस तरह के मामलात में? अगर आप कॉपीराइट या ट्रेडमार्क की बात करें, तो ये होता है कि मैं कैसे प्रूव करूं कि ये जो मैंने बुक लिखी है ये मैंने लिखी है, या ये जो आर्टिकल लिखा है या मैंने लिखा है। तो ये कहीं तो पब्लिश हुआ होगा, आपको किसी तरीके से आइडिया तो नहीं है, कोई फॉर्म में आ चुका है, या कोई म्यूजिक कंपोजिशन को जो मैं ले आई हूँ, तो मुझे ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो था ये ओरिजिनली पहले मेरा था। जैसे कि 1985 में ये मेरा था, और ये जो दूसरा इंसान है जिसको इसको यूज़ किया है वो उसके बाद आया है। तो वो प्रूव करने के लिए कहीं पे तो आपने रिलीज़ किया होगा, या कहीं आपने शेयर किया होगा, या पब्लिश किया होगा। और अगर वो भी नहीं है, तो इसीलिए बोलते हैं कि कंपलसरी तो नहीं है, बट आप जो ये हमारे कॉपीराइट है इनको आप रजिस्टर करवा लें। रजिस्टर करवाने के बाद में जो वो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है प्रूफ करने के लिए, एविडेंस के बुनियाद पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, अपना कंटेंट अपने पास छुपा करके ना रखें, जल्द से जल्द उसे पब्लिश करवाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं उसको रजिस्टर करवा लें इससे पहले कि कोई दूसरा उसको लेकर के क्लेम कर दे। यहाँ आखिर में अक्षय जी से जानना चाहूँगा, जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तमाम ये चीज़ें हमारे इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं, भारत साइबर सिक्योरिटी के मामले में कहाँ खड़ा है दुनिया में? मैं तो सर यही कहूँगा कि भारत ने बहुत तरक्की करी है इस फील्ड में। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर वीव गॉट सर्ट, वीव गॉट मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स विच बेसिकली फॉर्म साइबर। साइबर का देखिए 3 चीज़ों से मैं एक ट्रायंगल के हिसाब से ज़रूर, लेकिन समय कम है तो इसलिए थोड़ा सा उसको। तो एक होगा आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, एक होगा जिसके अंदर डिफेंस भी आ जाता है, एक होगा इंडिया इनकॉर्पोरेटेड, और तीसरा होगा एंड सिटीजन सेफ्टी। ये 3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स बहुत सारे साइबर कंसिडरेशन ट्रीटीज़ आर साइंड। हमने बहुत तरक्की करी है इस मामले में कि हमने काफ़ी सारा डेवलपमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वो सारे खड़े किए हैं। स्किलिंग फ्रॉम साइबर प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में 11 लाख साइबर सोल्जर्स खड़े करने का मैंडेट ऑलरेडी दे चुके हैं, ये पब्लिक फोरम में है न्यूज़। इंडिया इनकॉर्पोरेशन में जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, चाहे आप आरबीआई ले लीजिए, आईआरडीआई ले लीजिए, सेबी ले लीजिए,
उनके बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स हैं जो कंपनीज़ को फॉलो करने हैं। बाकी जो एंड सिटीजन सेफ्टी, उनके एंड सिटीजन सेफ्टी, एथिकल यूजेज ऑफ इंटरनेट सेफ्टी और बाकी जो आज के विषय में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सारा कवर्ड है। वो सारा कवर्ड है। तो जितना हो सकता था हमने कोशिश की कि आज की इस पेशकश में हम वो तमाम मौज़ूआत शामिल कर सकें जिनको लेकर ना सिर्फ वालिदैन के कंसर्न हैं, वालिदैन की तशवीशात हैं, बल्कि नौजवान भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं और उनको भी ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि इंटरनेट पर उनका ज़्यादा इस्तेमाल और अगर वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पर एक्सेस कर रहे हैं तो उनका डेटा किस तरीके से कहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और अपने आप सबसे पहली एहतियात अपने साथ ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें, और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए कानूनी इंतज़ाम आपके लिए क्या किए गए हैं। आज की पेशकश से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मालूमात, जानकारी और फ़ायदा हासिल किया होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने तजुर्बे से आज के इस मौजू पर रोशनी डाली। हम आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करेंगे और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे अगले मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।